डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ के असाई जो भर्तियां हुई हैं, यानी जो इसका फॉर्म आपने ऑनलाइन किया है, मैं उसके जो भी आधारित प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे उस पर आधारित मैंने प्रैक्टिस सेट को लिया है और इसके 10 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा जो मैंने यहाँ पे देखे ले रखे हैं, जो 1 से लेकर 10 तक हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आरपीएफ एसआई है या आरपीएफ कांस्टेबल है, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपसे। कि देखिए, सामान्य जानकारी से 50 और अंक गणित के 35 और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। प्रश्न आपके 120 होंगे और आपको जो समय मिलेगा वो 90 मिनट का समय मिलेगा। और मैं ये डेली में आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। अभी मैं जो प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ वो जीके जीएस का होगा, जो 50 प्रश्नों का होगा। जब ये 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं अंक गणित के 35 प्रश्न का वो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। फिर सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के 35 प्रश्नों को लेकर आऊँगा, यानी कि बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को मैं ख़त्म करूँगा। तो मेरा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ स्टार्ट होता है और इसका पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है, मैं जूम कर देता हूँ इसको, इससे आपको साफ दिखाई दे। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं कब हुई थी, आप ये मुझे बताएंगे। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1995 से 56, दूसरा 1957 से 58 और तीसरा है 1954 से 55 और डी है 1953 से 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 से 1958, यानी भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 1958 के बीच हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह। तो देखिए, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं और पहला ऑप्शन है 23वां, दूसरा 24वां, तीसरा प्रथम और चौथा ऑप्शन है आपका द्वितीय। तो आप मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23वां, यानी 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत के भ्रमण किया था। यानी गुप्त काल का मतलब आप बता सकते हैं, आप इसके आइडिया लगा भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कि पहला ऑप्शन आएगा ह्यून सैंग, दूसरा है फायान, तीसरा है आई चिंग और तीसरा है ली। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फायान, क्योंकि गुप्त वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही आया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फायान ही चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आता है। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में आता है ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दिए गए शासकों का सही काल के अनुसार बताइए कि कौन सबसे पहले आया था, कौन सबसे पहले बाद में आया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तैमूर दिया है, दूसरा मोहम्मद गजनबी दिया है, तीसरा चंगेज खां दिया है और चौथा मोहम्मद गौरी दिया है। तो इसका राइट आंसर मुझे आप बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आया था मोहम्मद गजनबी, यानी इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था 1025 में। 1025 का जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था। तो सबसे पहले हो जाएंगे मोहम्मद गजनबी और उसके बाद हो जाएंगे आपके मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गजनवी के बाद आया था मोहम्मद गौरी। इसने ही तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, एक 1191 में पृथ्वीराज चौहान से, जो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और एक हुआ था 1192 जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो हार गए थे। जो हारने का कारण था उनके जो ससुर थे जय सिंह जो थे, वो उन्हीं का क्या हुआ था कि जयचंद थे कि चंदावर के युद्ध में उन्हें हराया था। यही थे। क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने उनको फिर मार डाला। फिर अपनी राजगद्दी क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, या उनका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फिर वो आया। फिर आप आगे इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे।
तो पहला मोहम्मद गजनबी, दूसरा मोहम्मद गौरी, ये हो जाएगा पहला 2 4। तो 2 4 2 ऑप्शन में यानी बी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गए, बच गए ए और सी। उसके बाद आप आए हैं चंगेज खां। फिर चंगेज खां और तैमूर में कौन आया था तो आप बताएंगे। तो उसके बाद आया था चंगेज खां और चंगेज खां के बाद तैमूर। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 5। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। तो पानीपत का युद्ध माने पानीपत कहाँ है, पानीपत जहाँ होगा वहीं होगा। तो पंजाब में तो पानीपत है नहीं, जम्मू कश्मीर में है नहीं, राजस्थान में है ही नहीं। तो पानीपत कहाँ है, तो पानीपत है आपका हरियाणा में, यानी हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अभी बताना आपको कि हैदराबाद का जो चार मीनार है यह कहाँ, इसके संबंध में कौन सी कथन जो है वो गलत है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, जो ये प्लेग को चिन्हित करता है, जी नहीं। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। उसके बाद ये भी सही है, गलत है। तो यानी ये है मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराब के दीर्घों को सहारा देते हैं। उसके बाद चौथा है यह उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी जो है यह कथन गलत है। उसके बाद हम आएंगे इस प्रश्न नंबर 7 पे कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत अपना आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर जा पहुंचा। तो इसका पहला ऑप्शन है चंगेज खान, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा क्रिस्टोफर कोलंबस और डी है आपका सिकंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए मुझको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस क्या हुआ कि भारत की यात्रा की खोज पे निकला था, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ, तो अमेरिका। उसके बाद बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 के मेरठ के विद्रोह में कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो मुगल सम्राट देखिए उस समय तो यार सबसे आखिरी मुगल सम्राट चल रहा था। तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि जो ये मुगल सम्राट था वो सबसे अंतिम मुगल सम्राट भी था, यानी बहादुर शाह जफर, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा शहादत अली खां और चौथा है बुरहान मुल्क। तो देखिए सिराजुद्दौला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, और ये जो बहादुर शाह जफर था वो द्वितीय था। अब हम बताते हैं इसी को क्या हुआ था कि ये बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं कि बंदी बनाकर रंगून में डाल दिया, तो जिससे इनको क्या 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बताते हैं नौवां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहला बदरुद्दीन तैयबजी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, तीसरा है दादा भाई नेहरूजी और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। तो देखिए दादा भाई नेहरूजी तो होंगे नहीं, क्योंकि ये थे पारसी थे, शायद पारसी थे। और तीसरा अबुल कलाम आज़ाद ये होंगे, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर होंगे नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बदरुद्दीन तैयब जो हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 10 पे, सही कथन का चयन कीजिए। निवेश गुणक के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। उपभोग फलन की प्रवणता एपीसी द्वारा इंगित की जाती है। तीसरा एमपीएस शून्य होने पर निवेश गुणक शून्य होता है। और प्रश्न नंबर डी, प्रश्न का जो ऑप्शन है डी, एमपीसी को एमपीएस से गुणा करने पर 1 के बराबर मान प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं देखिए ये अक्सर क्या होते हैं कि इस पे बच्चे इसको कम पढ़ते हैं। तो इसका यही मतलब है कि आप क्या कीजिए कि या तो इसको अगर आता हो कॉन्फिडेंस के साथ तो इसको करिए, और नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को अगर आपको आता है, देखिए मैं ये भी प्रश्न को क्या है कि मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो मैं भी इसको याद किया हूँ। तो ये रियलिटी है, ये कोई भी टीचर है सभी प्रश्नों को नहीं कर सकता है। आपको इसमें क्या होता है कि कुछ प्रश्नों को छोड़ने होते हैं और कुछ ही प्रश्नों को आपको करने होते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है पुलिस, दूसरा है खेती, तीसरा है बैंक और चौथा है सरकारी नौकरियां।
असंगठित बताना है। तो देखिए संगठित के द्वारा यानी संगठन के द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए पहला ऑप्शन पुलिस, तो पुलिस होगा ही। बैंक भी बनाए जाते हैं, सरकारी नौकरियों में भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में पुलिस और बैंक दोनों आ जाएंगे। लेकिन असंगठित में आ जाएंगे आपकी खेती, यानी ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। उसके बाद पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई, यानी कि पहला 7वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। यानी निजी क्षेत्र को जो दिया गया वो मुझे जहाँ तक पता है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखिए पंचवर्षीय योजना जो भी है, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, जीएसटी, मानवाधिकार, ये सभी टॉपिक आपको याद होने चाहिए। इस पे टॉपिक पे जो भी आधारित प्रश्न हैं उनको आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इन प्रश्नों से शो ऑफ है कि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, एक दो तो आते ही हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे कि 13 कि कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय संचित निधि, और 13 जो है डी विश्व बैंक। तो बैंकों से उधार लेने का तैयार करना जो कार्य करती है ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करती है। उसके बाद एनईएफटी, नेफ्ट और आरटीजीएस के साधन है। तो पहला मुद्रा अंतरण, बी है वित्तीय नियंत्रण नीति, और 14 का सी है कर वसूली पर निगरानी, और चौथा जीएसटी के कार्यान्वित करना। यानी कि 14 का जो आंसर हो जाएगा आप मुझे बता दें इसका। देखिए मुद्रा अंतरण यानी अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था जो भी है, यानी जिससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको भी आप यह तैयार करते चलिए। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया था। देखिए बिग बैंग जो सिद्धांत है ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। पहला थॉमस गोल्ड, अल्बरूनी, जॉर्ज लेमेंत्रे, डॉक्टर एलन सनडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंत्रे, यानी इसका राइट आंसर सी जॉर्ज लेमेंत्रे हो जाएगा। अल्बरूनी तो होगा नहीं, अल्बरूनी तो इतिहास में आता है। अब आएंगे हम पृथ्वी का द्रव्यमान, प्रश्न नंबर 16 कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻22 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻23 किलोग्राम, और तीसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻25 किलोग्राम। तो इसका मुझे आप राइट आंसर बता दें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका है कि भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं। पृथ्वी के भीतर प्लेटों के हलचल के आधार पर। तो देखिए पृथ्वी के भीतर जो प्लेट है उसके आधार पर तो भूकंप का अध्ययन और उसके भूकंप की संभावना का अनुमान किया जाता है। फिर फॉल्ट विकार जोन के क्षेत्र के आधार पे। तो देखिए विकार जोन के क्षेत्र के आधार पे भी किया जाता है। तीसरा ग्रहों की स्थिति के आधार पे, और चौथा क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पे। इतिहास पे भी होता है कि जैसे जापान में, नेपाल में, यहाँ पे क्या होती है कि भूकंप आते जाते रहते हैं, तो इसके अनुमान पे लगाया जा सकता है कि हाँ भूकंप आने की संभावना है। तो ग्रहों की स्थिति के जो आधार पे है आप ये नहीं बता सकते कि भूकंप कब आएगी और कहाँ आएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करके प्रश्नों को कर सकते हैं। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा जलन मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी जो भी जोड़ने वाले प्रश्न जैसे लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या जोड़ता है, ये प्रश्नों को भी आपको मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा और आपको इस पर सब मैं डेली एक टॉपिक से एक वीडियो भी अब करा रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेट तो ये मेरे साथ साथ चल ही रहा है। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ प्रश्न अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक से जो भी जैसे जोड़ने पर आधारित प्रश्न मैं उस पर कराने वाला हूँ। राजधानी मुद्रा पर मैंने प्रश्न बनाए रखे हैं। परियोजना पर आधारित जो प्रश्न वो भी मैंने करा रखे हैं। कृषि अनुसंधान जो है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे। मैंने हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप अगर ऐसी वीडियो को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। तो पहला है पाक जलन मरुमध्य। तो देखिए पाक जलन मरुमध्य, जैसे पाक से आप समझेंगे कि पाकिस्तान से भारत को जोड़ेगा, लेकिन नहीं, जो पाक जलन मरुमध्य है ये आपको भारत और श्रीलंका के मध्य में पाई जाती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है।
बी ऑप्शन है नॉर्वेजियम जल मरुमध्य, तीसरा है ब्यूफोर्ट जल मरुमध्य और चौथा ऑप्शन है बेरिंग जल मरुमध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेरिंग जल मरुमध्य। उसके बाद हम आएंगे 19 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो ये इसका ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है डैन्यूब, दूसरा है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र और तीसरा है चौथा है राइन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र भी कई देशों से होकर गुजरती है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डैन्यूब। डैन्यूब नदी है जो वो सबसे इन सभी में से सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20 नंबर जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भारत की मानक यमुनोत्तर में से किस स्थान से होकर गुजरती है। देखिए भारत की जो मानक रेखा है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो भी हम ये भी जानते हैं कि कहाँ से गुजरती है। देखिए पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा कन्नौज, तीसरा आगरा और चौथा है जौनपुर। देखिए आगरा भी उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज भी आपका उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर भी है और मिर्ज़ापुर है, लेकिन ये है आपका मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। उसके बाद हम आते हैं कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो पहला है ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा तिब्बत और चौथा नेपाल। तो देखिए कैलाश मानसरोवर जो झील है वो भी है तिब्बत में, और ये आपका तिब्बत में कैलाश पर्वत भी है। उसके बाद से हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि अब रिक्त स्थान नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो आप देखिए ऐसे भी आप इलिमिनेट करके लगा सकते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो हीराकुंड बांध देखिए आपका महानदी पे है। तो जब महानदी पे है तो इंद्रावती नदी होगा नहीं, शंख नदी होगा नहीं, दामोदर नदी होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महानदी। यानी महानदी उड़ीसा में उपस्थित है और हीराकुंड बांध उसी पर स्थित है, तो उसी में ना उसी का ना होगा। अब देखिए दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है। तो दामोदर जो घाटी है, अब घाटी है तो उस पर क्या बन सकता है, आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए सीमेंट संयंत्र, ये नदी उदी में आपको सीमेंट नहीं तो बनेगा नहीं, उर्वरक बन ही नहीं सकता है, दो ऐसे ही खत्म। कीटनाशक संयंत्र, जब उर्वरक नहीं बनेगा तो कीटनाशक संयंत्र भी नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या विद्युत, यानी कि जल से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो विद्युत बनाएंगे टरबाइन लगा कर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप ऐसे भी एलिमिनेट करके प्रश्नों को कर सकते हैं। 24 नंबर पर कि भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है, यानी कि खरपतवार बताइए कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस ग्रास, या ऑप्शन नंबर बी है एकिनोक्लोक्रुस गैली, बोर्नियार्ड ग्रास और तीसरा है फ्लारिस माइनर स्मॉल कैनरी ग्रास, चौथा है एलिमस रेपेंस क्विक ग्रास। देखिए इसका ऐसे नाम है कि जो मैं पहली बार मैं ही सुना हूँ। तो मैं इसका आंसर आप मुझे क्या कीजिए कि ढूंढ के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 24 का आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उसके बाद 25 है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 1925 की है, तो ये भी कांग्रेस के अधिवेशन है, कहाँ हुए थे और उनके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष सबका नहीं याद करना, जो मुख्यतः होंगे, जैसे सूरत का है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, ठीक है, कराची अधिवेशन है, लाहौर 1929 का है, ठीक है, और उसके बाद से ये बारदौली सत्याग्रह के हैं और पूना पैक्ट का है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये सब आपको याद करते चलना चाहिए। अब ये 25 नंबर का पहला सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा है भगत सिंह। तो भगत सिंह ये अधिवेशनों से तो उनको कुछ मतलब था ही नहीं, यानी ये हो गया ही नहीं। विट्ठल भाई आ गए 25 नंबर जो है, तो विट्ठल भाई इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 से 1939 में इनका वो हुआ था, मोतीलाल नेहरू। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, ये हो जाएंगे विट्ठल भाई, यानी इसका राइट आंसर विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद अगला आंसर है, अगला प्रश्न है सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। देखिए तो भारतीय संविधान का जो 368 है वो संविधान के संशोधन से इम्पोर्टेंट है। जो भी संशोधन है वो आपको याद करते चलना है। और उसके बाद से जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद पे भी मैं एक आधारित क्या करूँगा कि एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा,
जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका 356 है, एक 360 है और एक है आपका 352। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगते हैं, 3 तरह के लग सकते हैं। तो 356 है वो आपका राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। 360 जो है वित्तीय आपातकाल है और 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो इसमें दिया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी ना 2 बार लगा है, 2 बार कि 3 बार। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगभग 120 बार से अधिक लग चुका है। वित्तीय आपात जो है आपको अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। उसके बाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के संशोधन। उसके बाद से हम आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? देखिए मूल अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला भाग 5। तो भाग 5 होगा नहीं, भाग 3, भाग 3, भाग 6 और भाग 4। तो भाग 4 होगा नहीं, तो मूल अधिकार जो है आपको भाग 3 में इस पर ये नॉर्मली प्रश्न है, सबको करना है, ये सब कोई कर लेगा। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल, बी संसद के प्रमुख, तीसरा पूर्व राष्ट्रपति और डी हो जाएगा संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है 29 कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष इसके एक ऑप्शन पहला कि प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में। तो देखिए राज्यसभा में 1/3 जो है, ये बात सही है। प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए आधे सदस्य तो इसके होते नहीं हैं, कथन सही है, ये आपको बताने हैं। उसके बाद प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त, 1/3 इसके प्रतिवर्ष तो होंगे नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो 1/3 सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न है आपके कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए भारत के मुख्यमंत्री अगर बनना है तो आपको कुछ ही डाटा याद करना। जैसे देखिए इसमें डाटा क्या क्या दिया, 25 दिया, 28 दिया है, 24 दिया है और 21 दिया है। ये सारी डेटा में आपको क्या करना है कि कुछ ही डेटा को याद करना। जैसे 25 याद कर सकते हैं, 21 याद कर लीजिए, 30 याद कर। देखिए इसमें 24 और 28 किसी भी चुनाव में 24 और 28 की मांग तो होती नहीं है। इसमें 2 डाटा है जो मांग हो सकती है, एक 21 मांग होती है। 21 मांग के लिए आपको क्या है कि गाँव में प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें आपको 21 वर्ष की चुनाव की आवश्यकता होती है। फिर अगर मतदान करते हैं तो आपको 18। तो जो सबसे निम्न अगर निम्न आयु की मांग होती है वो 18 वर्ष होती है। उसके बाद हम आते हैं 21 वर्ष पे, उसके बाद आते हैं 25 वर्ष पे, उसके बाद आते हैं 28 पे, उसके बाद 30, उसके बाद 35। ये सभी चुनाव संबंधी आयु की अवधारणा है। उसके बाद से अब हम आते हैं तो 2 बच गया 21 और 25। तो मुख्यमंत्री बताइए, गांव का प्रधानमंत्री तो बनेगा नहीं, तो यानी इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष हो सकती है। उसके बाद 31 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं के संपरीक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। पहला ऑप्शन 243 बी, 243 के, 243 सी, 243 जे। देखिए ये बहुत प्रश्न जो है ये डीप में जा चुका है, क्योंकि देखिए 243 अगर एक आंसर होता तो आप मान सकते थे, लेकिन देखिए 243 ए, बी, सी और जे के में ये अंतर आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 243 जे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद से हम आएंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 32। तो 32 नंबर जो प्रश्न है वो आपका 32 नंबर आप बताएंगे मुझे। 32 नंबर प्रश्न जो है आ गया आपका कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? आप मुझे बताएंगे। तो पहला है 99 संविधान संशोधन विधेयक 2014, 100वां संविधान संशोधन 2015, 98 संविधान संशोधन 2012 और 101वां संविधान संशोधन 2016। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, तो पहला बात तो ये कि जो 101 संविधान संशोधन हुआ था वो था आपका
जीएसटी था, तो जीएसटी तो बारे में पूछ ही नहीं रहा है। 99वां होगा नहीं, 98वां होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100वां, यानी 100वां संविधान संशोधन में ही इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद आते हैं सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा और चौथा आपका उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी सूरजकुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दादर और नागर हवेली, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा आपका लक्षद्वीप लद्दाख है, चौथा लद्दाख है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादर और नागर हवेली। उसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पे कि मथुरी मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो 35 नंबर का जो प्रश्न है ये हो गया आपका ऑप्शन मिजोरम, तेलंगाना, गोवा और झारखंड। तो आप ये मथुरी से ही मत समझिएगा कि मथुरा के लोक नृत्य, क्योंकि देखिए इसमें मथुरा भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं दिया है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में इसका लोक नृत्य है। अब उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 36 का ऑप्शन है 14 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाया जाता है। फिर उसके बाद सी नंबर है 12 नवंबर, 12 नवंबर को आप बताएंगे। फिर डी को 6 अक्टूबर। अब आप मुझे बताएंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 37 का इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? से पहला ऑप्शन सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सामान्य करार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे 38 नंबर प्रश्न के। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो देखिए शीतकालीन खेलों का आयोजन जो सबसे पहले किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं 1916, 1912, 1920 और 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 1924, यानी 1924 में ही खेला गया था। उसके बाद से भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लगभग सब लोग जानते भी होंगे। पिंकी रानी तो होंगी नहीं, कविता गोयल होंगी नहीं, सूरजबाला देवी होंगी नहीं, तो इसकी जो है मणिपुर की जो थी ये मेरी कॉम ही है 6 बार विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने इतिहास रचा था। उसके बाद हम आते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो देखिए जो सर्वाधिक पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है आपके, मैं जानता हूँ इस प्रश्न का, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो एक स्विमर है, जो स्विम करके अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है कई बार। जो आज इस मान लीजिए इस ओलंपिक में ये कुछ जो टाइमिंग में पार किए होंगे या बनाए होंगे, फिर अगले ओलंपिक में इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकल फेल्प्स। उसके बाद से हम आते हैं अगले प्रश्न पे 41। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में बताया जाता है। तो पराक्रम देखिए लाला लाजपत राय तो होंगे नहीं, आपके रानी लक्ष्मीबाई होंगी नहीं, भगत सिंह से इनका होंगे ही नहीं। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। उसके बाद पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा आपको बताना है। तो पहला मकाऊ, दूसरा पनामा, तीसरा लाओस और चौथा आपका आंसर है ऑप्शन है मैक्सिको। तो पटाखा जो है वो आपका मुद्रा जो है वो मकाऊ का है, मकाऊ। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 42 के बाद आएंगे हम 43 नंबर प्रश्न पे। तो 43 से प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है? तो प्रेरित विभवांतर, तो विभवांतर की मात्राएं क्या होती है? विभवांतर की एसआई मात्रक होती है आपकी वोल्ट जैसे भी जान सकते हैं, एम्पियर होगा नहीं, एम्पियर धारा की मात्रा होती है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर किस में माना जाता है? तो देखिए एक आता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होती है वो आर्द्रता नापती है,
ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन उसमें होगी नहीं, बल न्यूटन में नापा जाता है, विकिरण होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी जाती है, यही होता है हाइड्रो, माने ग के जहाँ पे ड होता तो उसमें हो जाता है घनत्व, यानी घनत्व मापी जाती है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे कि मुक्त रूप से गिरना केवल किस में, वातावरण में होगा कि दूसरा वायु में होगा कि समुद्र में होगा कि निर्वात में होगा। तो देखिए मुक्त रूप से वायु में आप नहीं गिर सकते, मुक्त रूप से आप निर्वात में गिरेंगे तभी संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, यानी परमाणु के बारे में, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान हो ही नहीं सकते हैं, ये तो ऐसे ही है। आप बस सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। दो तत्व के परमाणु समान हो ही नहीं सकते। नाइट्रोजन का परमाणु अलग हो सकता है, कार्बन के परमाणु अलग होंगे। यानी तत्व का डिफिनेशन ये होता है कि एक ही प्रकार के, यानी एक ही प्रकार के पदार्थ मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। और जब ये अलग अलग परमाणु जाएंगे तो तत्व थोड़ी रहेंगे, वो तो यौगिक हो जाएंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 9th 10th 11th और 12th के केमिस्ट्री के क्लास को कराने वाला हूँ। मैं केमिस्ट्री के पूरे संपूर्ण क्लास को कराने वाला हूँ, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आइए, अब 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। तो पहला निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण और संघनन। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वाष्पीकरण तो नहीं होगा, समुद्र को उबालेंगे थोड़ी कि वाष्प में बदल जाएगा। संघनन होगा नहीं, यानी संघनन जो होती है वो बारिश के कारण होती है, बारिश का जो कारण बनता है वो संघनन के कारण ही होता है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी आसवन से हो सकता है। उसके बाद पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो पिच ब्लेंड जो है बताइए किसका अयस्क है, पूछता है, ये भी प्रश्न होता है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। तो पहला रेडियम, दूसरा यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोरियम, यानी 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम बहुत महंगी धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो मकड़ियों का अध्ययन, पहला ऑप्शन आर्कोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो आर्कनोलॉजी जो होती है ये होता है मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, आर्कनोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं 50 नंबर जो आखिरी प्रश्न है कि चालनी पट्टिकाओं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाओं में फ्लोएम नली कोशिकाएं, दूसरा फ्लोएम सहचर कोशिकाओं, फ्लोएम तंतु कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्लोएम नली कोशिकाएं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ये डेली एक प्रैक्टिस सेट, डेली अगर नहीं होगा तो एक दिन के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और 9th 10th 11th और 12th के केमिस्ट्री के लिए हमारे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये संपूर्ण केमिस्ट्री क्लास को कराने वाला हूँ। जी धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और जो वीडियो में गलतियाँ होंगी मैं इससे भी वीडियो अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।